क्या मेरी शक्ल तुम्हें गैंगस्टर जैसी लगती है? अब की बार उसने सख्त शब्दों में कहा था, मगर उसके लहजे में पहले जैसी खुरदरी धार नहीं थी। जैसे खुद को संभालते हुए उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लौट आया हो। अब मुझे डरा रहे हो? अगर आपने मेरे साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं सीधा जाकर प्रिंसिपल को सब बता दूंगी। फिर देखना आपको कॉलेज से कैसे बाहर निकाला जाता है। अपनी तरफ से काया ने पूरी हिम्मत जुटाकर प्रोफेसर तेजस को धमकी दी, जिसे सुनकर तेजस के होंठों पर दाएं गाल से एक टेढ़ी सी मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो तुम मेरे खिलाफ जाकर प्रिंसिपल से कंप्लेंट करोगी? उसने ठंडे मगर डरावने अंदाज में कहा, फिर जोर से पकड़ा। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तब करोगी ना? उसकी मुस्कान में छुपी धमकी ने काया के दिल को सिहरने पर मजबूर कर दिया और उसे अपने शब्दों पर तुरंत अफसोस हुआ। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे अभी जाने दीजिए। इस बार उसने जल्दी से अपने सुर बदल लिए। जाने तो मैं तुम्हें दूंगा, मगर जब जब मेरा दिल मानेगा। ये कहते हुए तेजस ने उसका हाथ थाम लिया और उसे खींचकर वापस कमरे के अंदर ले गया, जहां पहले से एक आदमी मौजूद था। तुम फिर से इसे अंदर ले आए हो? सामने बैठा आदमी गुस्से से तेजस को देखते हुए बोला। ये भूत प्रेत है, अपने काम से काम रखो, तेजस ने उसके कान में धीमी सी कहा और काया को एक कुर्सी पर धक्का देकर बिठा दिया। दूसरा आदमी लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाने लगा। इस लड़की को यहाँ बैठाए रखना सही नहीं है। अगर इसने किसी से कुछ कह दिया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और कर्नल ना तुझे छोड़ेगा ना मुझे। सुरजीत ने तेजस को चेतावनी दी। मैं सब संभाल लूंगा यार, पहले कर्नल को क्लियर करो सब एरिया, तेजस ने तपते हुए लहजे में कहा। काया दोनों की बातें सुनने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर उसके लिए शब्द अभी भी अधूरे और डरावने थे। वे दोनों उसके लिए किसी रहस्यमयी साये से कम नहीं थे। वह उस वक्त कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी जिससे और मुश्किल में फंस जाए। बस किसी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी, मगर तेजस के शिकंजे से निकलना आसान नहीं था। तभी बाहर से जोरदार धमाकों की आवाज आई और दोनों चौंक गए। लगता है उस आदमी ने अपना काम कर दिखाया। हम लेट हो गए हैं, जल्दी करो, तेजस ने झट से लैपटॉप बंद किया, अपनी गन को लोड की, सुरजीत के साथ बाहर निकल गया। पीछे काया को बंद कमरे में छोड़ते हुए उनके जाते ही काया ने गहरी सांस छोड़ी। धमाकों की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, मगर उससे ज्यादा जरूरी था यहाँ से निकलना। वह झट से उठी, दरवाजा खोला, बाहर भागी। चारों तरफ धुआं धुआं, आग और अफरा तफरी फैली हुई थी। वो बुरी तरह घबरा गई। भगवान, ये सब क्या हो गया? किसने किया? आंखों में आंसू लिए वह आगे बढ़ी। तान्या, तान्या, तुम कहाँ हो? वह कैंटीन की तरफ भागी, मगर घबराहट में रास्ता भूल गई। हाँ, इसी तरफ होगा। वह उसी ओर लपकी, मगर धुएं ने उसकी सांसें रोक दी। वह वहीं रुककर हाँफने लगी। पास ही एक भारी लकड़ी का टुकड़ा गिरा हुआ था, जिसके नीचे एक लड़का दबा हुआ था। काया ने पूरी ताकत लगाकर उसे हटाने की कोशिश की, मगर वह हिला तक नहीं। कोई मदद करो प्लीज, ये जिंदा है, वह चीखती रही, मगर सब अपनी जान बचाने में भाग रहे थे। अचानक उस लड़के की आवाज थम गई। काया ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें रुक चुकी थी। वह वहीं थमकर बैठ गई। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक मासूम उसकी आंखों के सामने दम तोड़ चुका था। वह कुछ नहीं कर पाई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने कौन से जालिम लोग थे जो मासूमों की जान ले रहे थे। तभी उसके दिमाग में फिर से तान्या का ख्याल आया। मुझे तान्या को ढूंढना है, वह कहाँ है? वह झट से उठी, फिर से भागने लगी। चारों ओर से आवाज आ रही थी। लाइब्रेरी, कैंटीन के बाकी एरिया सुरक्षित किए जा चुके हैं, मगर इन्हीं दो जगह पर सबसे ज्यादा छात्र थे और बहुत सारी जानें चली गई हैं। ये सुनते ही काया को लगा जैसे हवा कांप कर रह गई हो। नहीं नहीं, तान्या को कुछ नहीं हो सकता। वह दीवानों की तरह भागी और किसी से जोर से टकरा गई। सामने तेजस था। उसने उसे यूं भागते देखा तो रास्ता रोक लिया। आगे नहीं जा सकती हो, कंडीशन ठीक नहीं है, तेजस ने ऊंची आवाज में कहा। मेरी दोस्त वहां है कैंटीन में, वो मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दीजिए, काया रोते हुए चिल्लाई। तेजस अपनी टीम के साथ रेस्क्यू में लगा हुआ था, मगर इस वक्त काया को संभालना उसके लिए सबसे मुश्किल काम बन गया था। सुरजीत ने इशारा किया कि उसे यहाँ से हटा लो। वह नहीं चाहता था कि इस वक्त किसी की नजर उन पर जाए, क्योंकि वे खुद एक गुप्त मिशन पर थे। तेजस काया को खींचकर एक तरफ ले गया। तुम पागल हो, समझती क्यों नहीं हो?
मैं मना कर रहा हूँ, वहाँ जाना खतरनाक है। इस वक्त तुम्हें घर जाना चाहिए। मेरी दोस्त मेरी तानिया, वो मेरा इंतजार कर रही थी। काया बस यही बड़बड़ा रही थी, जैसे तान्या का नाम उसके दिमाग में अटक गया हो। वह कुछ सुन नहीं पा रही हो। मिल जाएगी तान्या, मैं उसे ढूंढ लूंगा, तेजस ने कहा और उसके दोनों गालों को थाम कर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया। काया बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू और टूटता हुआ भरोसा साफ झलक रहा था। इसलिए तेजस को अपना गुस्सा पीना पड़ा। उसने बेहद नरमी से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। वह पल छोटा था, मगर काया के दिल को जैसे किसी ने ढाल दे दी हो। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, मैं जाकर सब देख लेता हूँ, ठीक है? लेकिन तुम वादा करो, जिस गाड़ी में मैं तुम्हें बिठाऊंगा चुपचाप उसमें बैठकर घर जाओगी। उसकी आवाज धीमी थी मगर शब्द सख्त थे। वह बच जाएगी ना? काया ने हिचकियों के बीच पूछा। हाँ, उसे कुछ नहीं होगा, बस तुम अब घर जा रही हो, बिना किसी आर्गूमेंट के, कहते हुए तेजस ने उसे अपने दोस्त के साथ भेज दिया और खुद फिर उस धुएं और आग और खतरे की तरफ लौट गया, जहां उसका फर्ज और उसका रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। घर भेजकर वह खुद हादसे वाली जगह पर पहुंच गया, जहां इस वक्त हालत बेहद भयावह थे। कॉलेज, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल, हर तरफ बस एक ही खबर चल रही थी कि कॉलेज के भीतर 2 जगह पर बम धमाके हुए थे, जिनकी वजह से कई मासूम जान चली गई थी। हर चेहरे पर डर, हर आंख में सवाल, हर दिल में एक अनकहा डर था। पुलिस और आर्मी के अफसर पूरी ताकत से हालात संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चूक ने दुश्मनों को अपना मंसूबा पूरा करने का मौका दे दिया था। नुकसान इतना बड़ा था कि पूरे शहर में मातम सा छा गया था। उसी वक्त अपने कमरे में बैठी काया फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार तान्या की यादें घूम रही थी। कैसे तान्या उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती थी, कैसे बिना उसके माँ ने कैंटीन की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाती थी। न जाने इस वक्त वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। काया बार बार तान्या को फोन कर रही थी, लेकिन हर बार फोन बंद जा रहा था। उसके पास तेजस का नंबर भी तो नहीं था कि उसे पूछ सके। उधर घर में टीवी चल रहा था, हर चैनल पर वही खबरें, वही चीखें, वही लाशों की तस्वीरें। सीमा देवी ऊंची आवाज में कह रही थी, भगवान ऐसे दुश्मनों को ऐसी मौत दे जिनका कोई धर्म नहीं होता, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचते। कभी कॉलेज में घुस जाते हैं तो कभी स्कूल में। पास बैठे शिवम की आंखें उठी और वह भी गुस्से से बोल पड़ा, ऐसे लोगों को भगवान 1 मिनट की भी मोहलत ना दे, जिनके अपने बच्चे होते हुए फिर भी वे दूसरों के बच्चों को बम के हवाले कर देते हैं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी का भी गले से पानी उतरने का मन नहीं कर रहा था। तभी शिवम गंभीर आवाज में बोला कि मम्मी, मुझे कॉफी पिला दीजिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कहकर वह उठ गया। सब लोग हैरानी से उसे देखते रह गए। सीमा देवी भी चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ दिन इसी तरह शोक में बीत गए। जिंदगी बाहर से तो फिर से चलने लगी थी, लेकिन काया की जिंदगी वहीं थम गई थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड तान्या अब इस दुनिया में नहीं थी, और इस सच्चाई ने काया के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला था। कई दिनों तक वो तेज बुखार में पड़ी रही। इन दिनों नीनू उसका बहुत ख्याल रख रही थी। एक दिन नीनू ने आकर कहा कि काया दीदी, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। काया ने कमजोर आवाज में कहा कि उसे अंदर भेज दो या कह दो कि बाद में आए, लेकिन नीनू ने बताया कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए आपको ही बाहर आना होगा। मजबूरन काया उठी और बाहर आई। सामने तेजस को खड़ा देखकर वह चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में अनजाना सा डर उतर आया। तेजस ने नरम आवाज में कहा कि वह कई दिनों से उसे कॉलेज में नहीं देख रहा था, इसलिए हालचाल पूछने आ गया। काया ने गुस्से में कहा, कॉलेज के हालत देखने के बाद क्या अब वहां पढ़ाई हो सकती है? तेजस ने कहा कि कुछ एरिया खोल दिए गए हैं। काया ने तंज कसते हुए पूछा, वैसे मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है कि आप यहाँ तक आ गए? तेजस के जवाब से पहले ही शिवम वहां आ गया। उसने तेजस को देखते ही सख्त आवाज में पूछा, तुम्हें हमारे घर की लड़की की फिक्र क्यों है? तेजस ने बिना डरे कहा, अगर वह फिक्र नहीं करेगा तो क्या शिवम करेगा? इस बात पर शिवम का दिल जोर से धड़क उठा। उसने गुस्से में चेतावनी दी कि अगर तेजस हद से आगे बढ़ा तो वह उसे इस घर से निकाल देगा। तभी काया ने हैरानी से पूछा, क्या शिवम तेजस को पहले से जानता है? तेजस मुस्कुराया और बोला, इस घर से उसे कोई नहीं निकाल सकता। तभी सीमा देवी और घर के बाकी लोग भी वहां आ गए। तेजस ने युग की तरफ देखते हुए कहा कि उसकी एक अमानत अब भी उनके पास है, और जब तक वह यहाँ है
वह आता ही रहेगा। युग ने गुस्से में कहा, यहाँ उसकी कोई अमानत नहीं और उसे वापस चले जाना चाहिए। तेजस ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि उन्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती, इसलिए वह अब उसे यहाँ से लेकर चला जाएगा और अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। उसकी आवाज में धमकी थी, लेकिन काया के दिल में उस आवाज के साथ एक अजीब सा अपनापन भी उतर रहा था, जैसे किसी तूफान के बीच कोई मजबूत सहारा मिल गया हो। उसकी भूल है, मेरा पीछा करने के बजाय अगर आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तेजस ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पीछे पलटकर कहा था। उसके शब्द किसी हथौड़े की तरह पूरे घर में गिरे थे। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ चुकी थी। तेजस के निकलते ही पूरा घर पुलिस से चारों तरफ घिर चुका था। ये सब क्या है शिवम? तेजस क्या कहकर गया है? युग ने कांपती आवाज में पूछा। पापा, वह झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, शिवम ने घबराकर सफाई दी। लेकिन तभी पुलिस अंदर आ चुकी थी। शिवम को तुरंत कस्टडी में लिया जा रहा था। क्यों ले जा रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे छोड़ दो। सीमा देवी चीखती हुई आगे बढ़ी, लेकिन पुलिस अफसर ने शांत स्वर में कहा कि आपके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और हमारे पास ठोस सबूत है, हमें उन्हें ले जाना होगा। आप सहयोग करें। युग का दिल जैसे सीने में धक से रह गया। उनका इकलौता बेटा, जवान बेटा, किन कामों में फंस गया था, ये सोचकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। शिवम को पुलिस ले जा चुकी थी। पूरे घर में बेचैनी, डर और सन्नाटा भर गया था। युग ने अपने जान पहचान वालों को फोन किए, लेकिन कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था। सबूत इतने पुख्ता थे, कोई भी इस केस में हाथ डालने से डर रहा था। घर का सारा ध्यान अब काया से हटकर शिवम पर आ चुका था। उधर गाड़ी में बैठी काया गुस्से और दर्द से भरी आवाज में बोली, आप मुझे झूठ बोलकर कहाँ लेकर जा रहे हैं प्रोफेसर? तेजस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। ऑफिसर तेजस, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप घर वालों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। सच बताइए, आप चाहते क्या हैं? काया की आवाज ऊंची हो गई थी। तेजस ने झटके से गाड़ी किनारे पर रोकी और सख्त लहजे में कहा, पहली बात, आप अपनी आवाज नीचे रखो। मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी, जिसमें अधिकार भी था, चिंता भी। फिर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद गंभीर स्वर में बोला, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आज ही मिल जाएंगे। ये सुनकर काया सहम गई और पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोली। गाड़ी एक बड़े से बंगले में दाखिल हुई। बाहर लगे नेम प्लेट पर तेजस का नाम चमक रहा था। हम कहाँ आए हैं? क्या ये आपका घर है? काया ने हैरानी से पूछा। तेजस ने गाड़ी पार्क करते हुए कहा, हाँ। वह नीचे उतरा। फिर काया भी उतरी। चलो। उसने उसका हाथ थाम लिया। तेजस की पकड़ मजबूत थी, जैसे वो उसे खोने नहीं देना चाहता था। काया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथों की गर्माहट उसके भीतर तक उतर रही थी। अंदर पहुंचते ही काया को सच्चाई से रूबरू करवाया गया। तेजस कोई और नहीं, बल्कि काया के पापा के सबसे करीबी दोस्त का बेटा था। बचपन में जब काया सिर्फ 2 साल की थी और तेजस 10 साल का था, तब दोनों की मंगनी हुई थी। 2 गहरे दोस्त खुशी खुशी ये रिश्ता जोड़ चुके थे, लेकिन वक्त ने सब कुछ उजाड़ दिया। काया के पापा के जाने के बाद हालात ऐसे बदल गए, सब बिखर गया। काया की माँ उसे लेकर अपने मायके चली गई और जाते जाते वादा लिया गया कि काया की पढ़ाई पूरी होने तक इस मंगनी का जिक्र किसी से नहीं होगा। तेजस और उसके पिता ने उस वादे को निभाया। तेजस हर पल, हर साये की तरह काया के आसपास रहा, बिना खुद को जाहिर किए। जब काया की माँ ओजस्वी की मृत्यु हुई थी, तब वो अपने पिता के साथ वहां गया था, लेकिन किसी ने उनसे बात तक नहीं की। वे चुपचाप लौट आए। कई बार तेजस अपने पिता के साथ काया को लेने पहुंचा, अपनी अमानत मांगी, लेकिन हर बार उन्हें ठुकरा दिया गया। युग साफ कह चुका था कि वो काया का रिश्ता अपने मुंह बोले बेटे शिवम से करेंगे। ये बात तेजस से छुपी नहीं थी। उसने अपने पिता को शिवम के हर काले सच से अगवा कराया और फिर अपने मिशन में लग गया। उसने सबूत इकट्ठे किए और उसी दौरान उसे पता चला कि कॉलेज बम धमाकों की साजिश में शिवम शामिल है। इसी वजह से वह कॉलेज में प्रोफेसर बनकर आया था। काया उसके बहुत करीब थी, लेकिन वह अपने और उसके रिश्ते की सच्चाई उसे नहीं बता सकता था। हादसा हुआ, कई जाने गई, लेकिन वक्त रहते एक बड़े गैंग को पकड़ा गया, जिनमें शिवम भी शामिल था। ये सुनते ही काया की आंखें भर आई।
उसने अपने पापा के दोस्त के तरफ देखा, टूटती आवाज में कहा, अंकल जी। फिर तेजस की तरफ देखकर बोली, मेरे पापा के दोस्त, मेरे अंकल। इतने सालों बाद याद आया कि आप मेरे अपने हैं। उसके शब्दों में दर्द था, शिकायत थी, तड़प थी। जिस वक्त मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत थी तब आप लोग नहीं थे। मैंने कैसे कैसे काटे हैं ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। वह रोते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ी। तेजस ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। छोड़िए मुझे, वो बुरी तरह से रो रही थी। तेजस की आंखों में दर्द उतर आया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन ठहरी हुई थी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा काया। काया ने गुस्से और आंसुओं में डूबकर कहा कि उसे किसी के साथ नहीं रहना। उसे अभी इसी वक्त अपने मामा के घर छोड़ दिया जाए। तेजस ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, वहां जाना चाहती हो जहां तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार हुआ है? काया ने तंज कसते हुए जवाब दिया, ये तो पहले भी होता आया है, अब भी हो जाएगा। आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? उसी पल कमरे में सन्नाटा टूट गया, क्योंकि अंकल के फोन पर अचानक किसी की कॉल आने लगी थी। तो वे कॉल अटेंड करने के लिए दूसरी तरफ बढ़े। तेजस ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए काया को अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरे में जाते ही उसने दरवाजा लॉक कर दिया और उसकी कमर से खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। काया खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन तेजस की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह उसे अपने सीने से लगाए आंखें मूंदकर कुछ पल यूं ही निहारता रहा। धीरे धीरे काया हार गई। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए, क्योंकि वह किसी भी हाल में उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तेजस ने उसकी थकी हुई सांसें और कांपते शरीर को महसूस किया। फिर आंखें खोलकर उसका चेहरा देखने लगा, जो आंसुओं से तर था। आई एम सॉरी, मेरे किसी भी व्यवहार से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो। उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा और उसके माथे पर एक नरम सा किस किया। काया को अपने से लिपटे हुए उसने उसे सुकून देने की कोशिश की। उसके इस प्यार भरे व्यवहार पर काया के दिल के दरवाजे उसके लिए खुलते चले गए। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आपकी मंगेतर थी तो आपको चाहिए था कि आप मुझे अपने साथ रखते, अपने घर में, ना कि उनके साथ जिन्होंने मुझे इतनी तकलीफ दी। वह रोते हुए शिकायत करने लगी। तेजस ने भगवान का शुक्र अदा किया कि कम से कम वह उससे बात तो कर रही है। जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मुझे बहुत पहले ये बात बतानी चाहिए थी, लेकिन एक लंबा सफर आड़े आ गया। पर अब नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी प्यास है। तुम मेरा जुनून हो, मेरा इश्क हो। उसने बेहद गहराई से कहा। उसकी बातों पर काया तिलमिला उठी। आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप मुझे यहाँ रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं ना? वह गुस्से में बोली, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ और रोते हुए तुम बहुत ही बुरी लगती हो। तुम्हारे आंसू मुझे ना बचपन में अच्छे लगते थे और ना आज। ये मोहब्बत आज की नहीं है। मैं 10 साल का था तब से, शायद उस वक्त प्यार के नाम को नहीं जाना था, लेकिन ये दिल तब से जुड़ चुका है और अब ये ना खत्म होगा, ना मिट पाएगा, और ना ही इतना आसान है तुम्हारे नाम को इस दिल से मिटा पाना। उसकी बातों पर काया ने सिर झुका लिया। आपने अगर मुझे यहाँ लाना था तो बाकायदा मेरी शादी करके मुझे विदा करवा कर तब लेकर आते। वह शिकायत भरे लहजे में बोली। तेजस जोर से हंसा और बोला, मेरी मंगेतर, लेकिन एक सच्चाई और बाकी है। जब तुम 6 साल की हुई थी तब तुम्हारी माँ चुपके से हमारे यहाँ आई थी। तुम्हारी और मेरी शादी मंदिर में करवा दी गई थी। अब तुम्हें शादी की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही मेरी पत्नी हो। रही बात विदाई की, तो मेरी जान, हुक्म जैसा होगा वैसा ही होगा। वैसे भी मुझे सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिली है और उस 1 महीने में मैं तुम्हारे साथ पूरा एंजॉय करना चाहता हूँ। छुट्टी? कैसी छुट्टी? तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम्हारा पति सीक्रेट ऑफिसर है, एक आर्मी है? तेजस ने अपने अंदाज में कहा तो काया ने उसे सल्यूट कर दिया। उसे ऐसा करते देखकर तेजस ने प्यार से उसे देखा। उसकी मासूमियत पर वह दिलो जान से फिदा हो गया था। उसने खींचकर उसे सीने से लगा लिया, उसके नरम नाजुक होठों को अपनी पकड़ में ले लिया। काया ने बेचैनी में पीछे हटाना चाहा, लेकिन तेजस उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो बहुत प्यार से उसके होठों पर झुका। काया की सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उसके अंदाज में जुनून था। काया के लिए खुद को संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जितना वह उसके होठों से अपनी प्यास बुझा रहा था, उतनी ही प्यास बढ़ती जाती थी। जब उसने महसूस किया कि काया की सांसें थमने लगी है तो वह थोड़ा सा पीछे हटा।
कैसा लगा पहला तोहफा? उसने उसके गाल को छूते हुए चाहत भरे शब्दों में जवाब दिया। काया ने खुद को उसके सीने में छुपा लिया। अरे मेरा बच्चा शर्मा गया, ये कहकर उसने ठहाका लगाया। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि काया के चेहरे पर हैरानी के कई रंग बिखरे हुए थे। तेजस ने बहुत खूबसूरत तरीके से उसके साथ दोबारा शादी की और उसे अपनी पत्नी घोषित किया। एक तरफ उसके मामा का परिवार ना चाहते हुए भी शादी में शामिल हुआ। सब लोग काया को देखकर हैरान थे। उनके चेहरे पर जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसके मामा की बेटियां पीहू और प्रियंका, जिनका हाल सबसे बुरा था। महावीर, जिसे वे दोनों डेट कर रही थी, उसने उसे शादी नहीं की थी, बल्कि किसी और लड़की से कर ली थी। दोनों बहनें महावीर से प्रेग्नेंट हो गई थी। महावीर अब जेल में था और पीहू और प्रियंका बच्चे को जन्म देकर बिन ब्याही मां बन चुकी थी। उनके पिता ने मजबूरी में उनकी शादी तलाकशुदा आदमियों से कर दी थी। महावीर ने उनके अलावा कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया हुआ था। आज वे दोनों बुरी तरह से पछता रही थी। काया को देखकर उसकी किस्मत पर नाज कर रही थी। जहां काया कभी घर का सारा काम करती फिरती थी, आज वहीं पर एक महल की मालकिन थी और इतना हैंडसम पति जो उसे एक पल के लिए भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। उनके दिलों में आग और जहर दोनों भर गया था। ये पूरा परिवार शादी से लौट आया था और कई दिनों तक काया की किस्मत के बारे में सोचता रहा। उसकी मामी अपनी बेटियों की किस्मत देखकर रोती रहती, जो आए दिन अपने पतियों की मार खाकर घर में पड़ी रहती थी। काया और तेजस की शादी बहुत धूमधाम से हुई और उनकी जिंदगी खुशहाली से भर गई थी। और उनकी शादीशुदा जिंदगी इतनी खुशहाली से गुजर रही थी, हर दिन मानो किसी नए सपने का उत्सव बन जाता था। वहीं पीहू और प्रियंका काया के रोज के नए नए स्टेटस और नई नई जगहों की तस्वीर देखकर अंदर ही अंदर जल भूनकर राख होती जाती थी। उनके दिल में जलन का ऐसा जहर भर चुका था जो उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। लेकिन काया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि काया की जिंदगी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां दूसरों की नजरें मायने नहीं रखती थी। अक्सर दुनिया यही कहती है, जो बच्चे अनाथ होकर माँ बाप के साये से वंचित रह जाते हैं, उनकी जिंदगी बस संघर्ष और तन्हाई से भरी होती है। लेकिन शायद लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान ऐसे बच्चों को अपनी खास छत्र छाया में रखता है। उन्हें वहां से उठाता है जहां से इंसान देख भी नहीं पाता। और काया के साथ भी भगवान ने ऐसा ही दिल छू लेने वाला चमत्कार कर दिखाया, जिसने उसे सिर्फ हालातों से नहीं बल्कि लोगों की सोच से भी ऊपर उठाया था। जिस लड़की को कभी तरस और दया की नजरों से देखा गया था, आज वही लड़की सबकी नजरों में सम्मान और इज्जत की मिसाल बन चुकी थी। काया की मुस्कान के पीछे वह दर्द छुपा था जिसे उसने अकेले जिया। वह रातें छुपी थी जिसने उसने रोते हुए भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। और शायद यही वजह थी भगवान ने उसकी तकदीर को अपने हाथों से लिखा। तो दोस्तों, कभी भी किसी अनाथ या बेसहारा इंसान को अपने से कमतर ना समझिए, क्योंकि आप नहीं जानते भगवान उसके लिए कौन सा चमत्कार लिख चुका है। जरूरत के वक्त उनकी मदद कीजिए, उनका सहारा बनिए, क्योंकि जब आप किसी टूटे हुए इंसान का हाथ थामते हैं तो असल में भगवान का हाथ थामते हैं। और जो लोग भगवान की इस परीक्षा में खरे उतरते हैं, वही उसकी कृपा के सच्चे हकदार बनते हैं। क्या पता जिस इंसान को आप आज छोटा समझ रहे हैं, वही कल भगवान की रहमत बनकर आपकी जिंदगी में उजाला भर दे। और अब जाते जाते आप सभी से एक दिल से निकली छोटी सी गुजारिश है, आप मेरी ये वीडियो जहां से भी देख रहे हो, कमेंट में अपने शहर और अपने राज्य का नाम जरूर लिखिए। सच कहूँ तो आपके कमेंट पढ़ना मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं होता। हर नाम, हर जगह मुझे आपसे और भी गहराई से जोड़ देती है। और जो लोग मेरी वीडियो को अपना कीमती समय देकर देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आंखें नम कर दी हो या मन को सुकून दिया हो, तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जिन्हें ऐसी कहानियां पसंद है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपका भरोसा, आपका प्यार होता है। हम फिर मिलेंगे कल एक नई दिलचस्प और भावनाओं से भरी कहानी के साथ।
तब तक मुझ पर अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।